हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज स्टार्ट करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन आंसर। वर्क पावर एनर्जी में अप्रोक्स 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विद PYQs जो भी नीट में आ चुके हैं अभी तक। तो ये सब के सब पार्ट बाई पार्ट में आएंगे। बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, तो पार्ट बाई पार्ट में ही मैं उसमें अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आप एकदम सीक्वेंस वाइज ही देखें। एंड यहाँ पे डिस्कशन देखने से पहले खुद से एक बार आप प्रैक्टिस करके आए। एक बार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रखे होंगे ना, तो ये सॉल्यूशन देखने में भी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन आंसर। सो नाउ वी डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑफ वर्क पावर एनर्जी। तो अभी सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ जितने होंगे ना, आप यहाँ से पिक क्लिक कर लो, या अगर आपके पास पहले से है तो अच्छी बात है। चलो वन बाय वन क्वेश्चन अपन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है हमें? अ पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस दे रखा है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 2i प्लस 3j, वाइल अ कांस्टेंट फोर्स एफ वेक्टर भी दे रखा है 5i प्लस 2j एक्स ऑन द पार्टिकल। द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज, मतलब इस फोर्स के कारण कितना वर्क डन है। लेट सपोज अगर कोई भी ऐसा पार्टिकल रहा होगा, इस पे फोर्स लगा एफ, तो ये पार्टिकल क्या किया, यहाँ से ट्रैवल करते 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 कहीं कुछ दूरी तक आ गया होगा। तो इसने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसको वेक्टर के टर्म में दे रखा है, बस इतनी। और जब ऐसा केस होता है तो वर्क डन बाय दिस फोर्स हम क्या जानते हैं? ओनली एफ डॉट एस। कभी भी वेक्टर के टर्म में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट ही करना चाहिए। चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं जरा। एफ इक्वल टू 2i डॉट 5i प्लस 2j। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखने के लिए एस डॉट एफ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट बी एप्लीकेबल होता है, तो एफ डॉट एस लिखूँ या एस डॉट एफ लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो आप, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ। डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ ही मल्टीप्लाई होता है एंड जे का जे के साथ सेम का ही होता है। आई का जे के साथ नहीं होगा और जे का आई के साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री हो जाता है। आई जे के इस तीनों को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और ये तीनों के तीनों, इधर होता है आई, इधर होता है जे और इस साइड होता है के। ये तीनों के तीनों क्या है? आपस में 90 डिग्रीज होते हैं। तो आई जे के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। और ए डॉट बी में आप हमेशा क्या यूज करते हैं? ए डॉट बी की बात कर दूँ तो ए बी कॉस थीटा, एंड कॉस 90 पे हमेशा वैल्यू जीरो आती है। इसलिए हमेशा आई जे के पर हम, मतलब आई का आई के साथ ही और जे का जे के साथ, के का के साथ, क्योंकि आई डॉट आई करेंगे तो आई और आई इस दोनों के बीच में 0 डिग्री है। ठीक है ना? तो 2i डॉट 5i कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3 इंटू टू कितना हो जाएगा? 3j इंटू 2j 6। तो टोटल आंसर इज 16। तो वर्क कितना आ गया हमारा? अगर आप यहाँ से देखोगे तो 16 जूल। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ से वर्क का यूनिट होता है जूल, ये हम सभी जानते ही हैं पहले से भी। एंड अगर वर्क का यूनिट जूल है तो वर्क का अगर आपको डायमेंशन कोई पूछ ले तो जूल एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से देखोगे तो कभी भी यूनिट हमेशा उसके फार्मूले से ही निकलेगा और डायमेंशन भी उसके फार्मूले से ही निकलेगा। तो अगर ध्यान से देखोगे ऐसा यूनिट, मतलब न्यूटन के टर्म में क्या लिख सकते हैं? यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट ऑफ वर्क की अगर बात कर दिया तो न्यूटन मीटर। देखो यहाँ पे ऊपर में दे रखा है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई ही क्या देता है? वर्क डन देता है। फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया। और इसी न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। ठीक है ना? अगर मुझसे अगर इसी क्वेश्चन में कोई अगर डायमेंशन पूछ ले तो डायमेंशन भी बहुत ईजिली बताया जा सकता है। डायमेंशन क्या हो जाएगा? न्यूटन के लिए आप क्या लिखते हैं? mL/t-2, और मीटर का क्या हो जाता है? इंटू एल। तो आप यहाँ से mL² t-2, ये आपका हो गया डायमेंशन किसका? वर्क डन का। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में
कह रहा है अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर with uniform speed. The centripetal force acting is 10 न्यूटन. The work done in describing a semicircle is. ध्यान से देखिए, आपको क्या बोला इसमें कि कोई एक हॉरिजॉन्टल क्या है, सर्कल है. इस सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, 0.5 मीटर. ठीक है ना, ओके. ठीक है. कभी भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो, किस तरीके का ही सर्कुलर मोशन होता है, तो सर्कुलर मोशन में बॉडी का जो मोशन होगा या बॉडी का हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. कोई भी बॉडी अगर डिस्प्लेस होती है तो हमेशा अपने टेंजेंट के लॉन्ग होती है. ठीक है. हमें यहाँ पे दे रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, 10 न्यूटन. सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है ना, सेंट्रीपिटल हमेशा कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर. लेट्स सपोज अगर यहाँ पे कोई बॉडी है, बॉडी बोले तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इधर, जिसको FC के नाम से दिखाऊंगा. एंड यहाँ पे अगर कोई बॉडी है, सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी यहाँ रखा गया है, तो इसका टेंजेंट किधर, इस साइड होगा. तो टेंजेंट के ही डायरेक्शन में क्या होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट. हमेशा क्या लेते हैं हम, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट. इनफाइनाइटेशनली छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इनफाइनाइटेशनली जो डिस्प्लेसमेंट पाओ छोटा सा. ठीक है ना, उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल देते हैं, DS. और इस DS का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा टुवर्ड्स द टेंजेंट्स. तो ध्यान से अगर देखोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का ऑन द सर्कुलर मोशन, इस दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है. अगर 90 डिग्री एंगल है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, और जितना भी रहे इसको हम FS cos थीटा लिख सकते हैं. दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री. तो FS cos 90, क्योंकि cos 90 कितना हो गया, 0. तो सारा का सारा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0. डन, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूविंग अलोंग X एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 5X. ओके. गिवन डाटा क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ना है, गिवन डाटा अच्छे से लिखना है, और जो दिया है हमें बस उसी की बात करनी है. मास दे रखा है 10 kg, फोर्स दे रखा है 5X. दैट मीन्स कि कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं दे रखा है, ये वेरिएबल फोर्स दे रखा है क्योंकि X आ गया है. ठीक है ना. एंड वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम, अच्छा ब्लॉक का मूवमेंट कहाँ है, X इक्वल टू 2 मीटर टू 4 मीटर. दैट मीन्स क्या रहा होगा, दिखाता हूँ मैं डायग्राम. अगर यहाँ पे कोई एक बॉडी है, इस पे फोर्स लगा है F इक्वल टू जो भी है 5X. ठीक है ना. अगर फोर्स लगा है तो ये बॉडी X इक्वल टू 2 से मूव करता करता कहाँ तक आया होगा, ये बॉडी X इक्वल टू 4 तक आएगा. मतलब इस बॉडी को, इस A बॉडी को 2 से लेके 4 तक जाने में कोई फोर्स लगा होगा, फोर्स दे रखा है. तो इस फोर्स के कारण कितना वर्क डन हुआ है, हमसे यही पूछा है. चलो निकालते हैं जरा. कैसे निकाल सकते हैं, वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि फोर्स, अच्छा एक बात और, 1 मिनट, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ध्यान से देखो तो बॉडी का भी डिस्प्लेसमेंट में तो इसी डायरेक्शन में है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, क्योंकि फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर. ठीक है ना, ओके. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ध्यान से इस वाले केस में FDX, जहाँ भी लिमिट, मतलब दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिया रहेगा, आपको नोट्स में ऑलरेडी पहले ही क्लास में समझाया हुआ है. यहाँ से क्या कर सकते हैं, FDX कर देंगे. कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट है 2, हायर लिमिट है 4. ऑलरेडी यहाँ पे DX आ ही चुका है, मतलब X के रिस्पेक्ट में क्या होना है, मतलब वर्क डन होना है. क्यों होना है, क्योंकि X के ही डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वो वेरिएबल है. ठीक, ध्यान से देखो, फोर्स कितना दे रखा है, 5X, dx 2 to 4. चलो सबको पता है कि 5X dx है, तो इंटीग्रेशन कैसे करना है, 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन ही होना, सिर्फ x का ही होना है x के रिस्पेक्ट में. तो x के ऊपर कुछ नहीं दिया तो पावर 1 बोलते हैं. और x कौन सा फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन है. अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो 5 x dx का होता है x² by 2,
एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको इंटीग्रेट करना है 2 से लेके 4 तक। करें, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, पहले x के जगह पे हायर लिमिट पुट करते हैं जो कि 4 है, देन माइनस, और फिर x के जगह पे लोअर लिमिट पुट करते हैं जो कि यहाँ पे 2 दे रखा है। ठीक है ना, चलो पुट करते हैं। 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, 5, 4 4 जा 16, 16 बाई 2 कितना हो जाएगा 8, माइनस 2 2 जा 4, 4 बाई 2 कितना है 2, तो 8 में से 2 गया तो 6, देन 5 इंटू 6, ये क्या हो रहा है अपना वर्क डन हो रहा है, तो 5 इंटू 6 कितना 30, तो 30 क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही सारा का सारा जो यूनिट है ना, या तो फोर्स का हो या तो डिस्प्लेसमेंट का हो, ऐसा यूनिट में दे रखा है, मतलब न्यूटन मीटर में दे रखा है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, अ कॉर्ड इज यूज टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, a distance d at a constant downward acceleration of g/4, the work done by the cord on the block। अच्छा, कोई एक मास है, कोई एक ब्लॉक ऑफ मास है जो किसी कॉर्ड से अटैच्ड है, तो पहले तो एक बना दो मास। कॉर्ड बोले तो जैसा लिफ्ट में होता है ना, लिफ्ट के ऊपर ऐसे हैंगिंग पोजीशन पे जो एक तार लगा होता है जो वायर का होता है, ठीक है ना, उसी को ऐसा कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, तो लो, ठीक है, अगर ये एम मास का क्या है बॉडी है, तो इसके ऊपर कॉर्ड लगा हुआ है, तो कॉर्ड लगा हुआ है तो उसमें कौन सा फोर्स आएगा, टेंशन फोर्स आता है, उसको लाइक हैंग करके रखा रहता है ना, किसको, ब्लॉक जो है सो, या तो लिफ्ट के केस में लिफ्ट को। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या आ जाएगा, कॉर्ड में क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, टेंशन फोर्स होगा तो इज अ टाइप ऑफ फोर्स ही है। तो मैं ऊपर की डायरेक्शन में दिखा दूँ फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये मास ब्लॉक है तो नीचे के डायरेक्शन में एक यहाँ पे mg फोर्स भी लगेगा। ओके, हमको क्या बोला इसमें कि डिस्टेंस d एट अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब इसका एक्सेलरेशन है नीचे की ओर g/4। डन, तो इसका मतलब है ब्लॉक नीचे जा रहा है, अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है दैट मीन्स mg फोर्स, देखो इस ब्लॉक पे लगने वाले सिर्फ दो ही फोर्स है, एक mg फोर्स इन द डाउनवर्ड एंड f फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है दैट मीन्स क्या, mg ज़्यादा रहा होगा f से। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन कैसे लिखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ऑलरेडी हम अच्छे से जानते हैं कि जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर का फोर्स पॉजिटिव एंड उसके अपोजिट का फोर्स नेगेटिव। एंड न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या बोलते हैं यहाँ पे, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने जो फोर्स का डेरिवेशन कर रखा था पहले भी, एफ एक्सटर्नल नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे लगने वाला मीन्स नेट फोर्स एक्टेड ऑन दैट बॉडी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें कैसे लिख दूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, mg माइनस एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, mg माइनस एफ ही क्यों किया है, एफ माइनस एम जी क्यों नहीं किया, ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे एक्सेलरेशन के कारण एम जी फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एम जी फोर्स ज़्यादा है। ठीक है ना, और बॉडी जा रहा है नीचे, तो एफ जो ऊपर लग रहा है वो हो जाएगा माइनस। डन, अगर यही ब्लॉक ऊपर जा रहा होता तो ऊपर जाने के केस में ध्यान से देखो, अगर यही ब्लॉक ऊपर जा रहा होता तो इसका इक्वेशन हम लिखते हैं एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। कब, जब ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर होता एंड ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होता था, अभी नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन में बोला है कि वर्क डन बाय द कॉर्ड, कॉर्ड के कारण कितना वर्क डन होगा सो, तो एक बात मुझे बताओ, कॉर्ड के कारण फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, ये जो एफ फोर्स है बाय कॉर्ड, कॉर्ड के कारण फोर्स लग रहा है ऊपर और ये बॉडी जा रहा है नीचे, दैट मीन्स कि फोर्स और इस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में कितना, रिवर्स का डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री है, देखो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर और बॉडी जा रहा है नीचे की ओर, तो देखो तो 180 डिग्री है कि नहीं है। ठीक है ना, डन, तो मुझे यहाँ से फोर्स निकाल लेना चाहिए पहले। चलो, अगर आप यहाँ से फोर्स निकालोगे तो फोर्स निकालने पहले इसको अच्छे से लिख लो, एम जी माइनस एफ, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है g/4, तो हमने यहाँ पे पुट कर देना है g/4। अब यहाँ से फोर्स की वैल्यू आप निकाल डालो, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस mg/4, आप ले लो यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम ले लोगे तो 4mg माइनस mg अपॉन 4, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है अपने पास
3 mg/4, ये फोर्स है। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? कॉर्ड का फोर्स है। तो अगर मेरे को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डॉट एस, मतलब फोर्स ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूँ एफ एस कॉस थीटा। ये डॉट नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लाई है, क्योंकि एरो नहीं दिखा है ना ऊपर में। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में क्या है, एंगल कितना है। फोर्स कितना है हमारे पास, 3 mg/4। डिस्प्लेसमेंट कितना है, नीचे डिस्प्लेसमेंट है ना, इसलिए डी। कॉस कितना, कॉस 180 डिग्री, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है, -1। दैट्स वाई द वैल्यू इज व्हाट, -3 mg/4d. So our answer is -3 mg/d/4, and this work done by the cord on the block. ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में क्या बोलता है, इफ अ मोटरसाइकिल स्किड्स एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, द स्टॉपिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द मोटरसाइकिल बाय द रोड इज 100 न्यूटन, देन द वर्क डन बाय द मोटरसाइकिल ऑन द रोड। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन के मतलब गूगल पे तो 90% लोगों ने इसका गलत आंसर दे रखा है। ठीक है ना, तो हमेशा उन चीज़ों पे रिलाई मत किया करो, अपने टीचर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए जब कभी इस तरीके का डाउट हो। मतलब कभी कभी बहुत लोग गलत आंसर मतलब दे रखे होते हैं। चलो ध्यान से समझो, मोटरसाइकिलिस्ट क्या है, स्किड कर गया है और स्टॉप हो रहा है कितने डिस्टेंस है, 15 मीटर पर। सुनो, सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ, पहले डायग्राम बना लेते हैं। लेट सपोज ये क्या है, मोटरसाइकिल है। ठीक है ना, अगर मोटरसाइकिल है तो ये भाई साहब मोटरसाइकिल इधर जा रहा होगा। अगर मोटरसाइकिल इधर जा रहा है तो मोटरसाइकिल में फोर्स उधर लग रहा होगा। लेकिन क्या हो जाता है कि मोटरसाइकिल स्किड होके एक्सीडेंटली हो जाता है, और एक्सीडेंट होके वो मतलब गिर जाता है, और गिर के लाइक स्किड होते 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 आगे थोड़ा सा ये बढ़ के आगे तक जाके स्टॉप हो गया है। डन, इतनी सी बात बोली है। मतलब बाइक यहाँ पे स्किड हो गया और यहाँ से जाते जाते बाइक यहाँ तक आया है। ठीक है ना, तो बाइक का मोशन आगे की ओर है। बाइक कितना चला है, 15 मीटर। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं अभी कि बाइक आगे जा रहा था राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और स्किड होके बाइक गिर गया है और आगे 15 मीटर तक गया है। ओके, तो द स्टॉपिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द मोटरसाइकिल बाय द रोड इज 100 न्यूटन। ध्यान से देखो, ये क्या दे रखा है कि रोड ने स्टॉपिंग फोर्स लगाया है मोटरसाइकिल पे, कितना, 100 न्यूटन का। यही तो बात है, यही तो फ्रिक्शन फोर्स है। अगर रोड उस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर नहीं लगाता तो ये बाइक रुकता ही नहीं। क्योंकि बाइक रुका है तो बाइक पे पीछे की ओर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और यही फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, जो रोड ने बाइक पे प्रोवाइड करा है। तो मैं ऐसे लिख दूँ, फोर्स बाय द रोड ऑन द बाइक कितना दे रखा है, 100 न्यूटन। ठीक है ना, ओके, तो रोड ने बाइक पे इतना दिया, तो बाइक भी रोड पे क्या जस्ट अपोजिट देता है ना, ये सबको पता है। तो इधर क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन द रोड। रुको, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। पहले यहाँ पे मुझे ये लिखना चाहिए था, इस वाले को, फोर्स ऑन द बाइक बाई रोड। तो इधर वाला फोर्स, ये जो डायरेक्शन है, इसका क्या लिख देंगे, FRB, मतलब फोर्स ऑन द रोड बाय द बाइक। ठीक है ना, ओके। इस पूरे केस में ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि बाइक पे एक्सीडेंट हुआ है, फोर्स भी बाइक पे लगा है, मतलब बाइक पे फोर्स लगा है और बाइक पे ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि ये बाइक है तो बाइक पे फोर्स लग रहा है इधर 100 न्यूटन, और बाइक का डिस्प्लेसमेंट है इधर कितना, 15 मीटर। ठीक है ना, तो रोड ने बाइक पे कितना वर्क डन किया है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, -1500 जूल। बट क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो पूछा है वर्क डन बाय द मोटरसाइकिल ऑन द रोड। मोटरसाइकिल ने रोड पे कितना किया। यहाँ से एक बात तो समझ आ गई है कि मोटरसाइकिल जो है रोड पे फोर्स लगाया तो है, कितना, जस्ट
यही अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कितना 100 न्यूटन ही। लेकिन रोड का डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना होता है, रोड जहाँ पे है वहीं पे तो रहेगा, रोड थोड़ी ना आगे जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट जिसका होता है उसी पे तो वर्क डन होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है तो वर्क डन कहाँ से होगा। इस पे एक एग्जांपल समझो पहले, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। एग्जांपल एक समझो, लेट सपोज यहाँ पे कोई वॉल है और यहाँ पे आप हो, आपने किया अपने हाथों से वॉल को धक्का दे रहे हो, बहुत धक्का दे रहे हो, एकदम इतना फोर्स लगा रहे हो, मान लो कि 100 न्यूटन का फोर्स आपने वॉल पे लगाया। वॉल पे लगाने के बाद क्या वॉल मूव करता है, क्या वॉल मूव किया। अगर वॉल मूव नहीं किया तो वॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर वॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो फोर्स लगने के बावजूद भी वॉल का वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब वर्क डन होने के लिए फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, डिस्प्लेसमेंट का होना ज़रूरी है। इनफैक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का होना ज़रूरी है। सिर्फ फोर्स होगा तो भी वर्क डन नहीं होगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा तो भी वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन होने के लिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट का होना ज़रूरी है। एक बात और याद रखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद भी एक केस ऐसा आता है जहाँ पे वर्क डन नहीं होता है। एक कौन सा केस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का। अगर फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इसके 90 डिग्री पे है ना, तो वर्क डन 0 हो जाता है। अदरवाइज किसी भी एंगल पे वर्क डन तो होगा ही होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कारण। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए बाइक ने रोड पे फोर्स तो लगाया है लेकिन रोड का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है और नहीं हुआ है। इस वजह से बाइक के कारण रोड का लगने वाला वर्क डन 0 हो जाएगा। दैट्स वाई आंसर इज द डी 0। ओके, बहुत जगह आपको गूगल पे जाओगे तो ये माइनर मतलब 1500 करके दे रखे हैं, वो सब गलत आंसर है। ठीक है ना, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, अ बॉल मूव्स इन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन टेबल विदाउट स्लिपिंग, द वर्क डन बाय द टेबल सरफेस ऑन द बॉल। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। बोला बॉल मूव कर रहा है इन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन टेबल पे, तो सबसे पहले अपन एक इंक्लाइन टेबल बनाया। ठीक है ना, इस इंक्लाइन टेबल पे क्या है, एक बॉल रख दो यहाँ पे, ऐसा कोई बॉल। ठीक है ना, तो बॉल किधर मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है। और ये कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, तो मतलब फ्रिक्शन है नहीं, तो मतलब पीछे रोकने वाला, बॉल को पीछे रोकने वाला, अपोज करने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, विदाउट स्लिपिंग। स्लिपिंग का क्या मतलब है कि स्लिप नहीं हो रहा है। अगर स्लिप नहीं हो रहा तो बॉल क्या हो रहा होगा, रोलिंग कर रहा होगा, रोल कर रहा होगा, ऐसे घूम घूम के नाच नाच के नीचे गिर रहा होगा। ठीक है ना, कैसे गिर रहा होगा, ऐसे ओमेगा से, ऐसे रोटेट करते 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 जा रहा होगा। स्लीपिंग का मतलब होता है ऐसे घसीटते हुए नीचे आना। ठीक है ना, बट यहाँ स्लीपिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ओनली रोलिंग होगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ यहाँ पे रोलिंग है, ध्यान से देखो, ये कोई क्या है, बॉल है और बॉल नीचे आ रहा है और इस पे कैसा है, रोलिंग है। ठीक है ना, ये रोलिंग है। रोलिंग है ना, तो मैं यहाँ पे वी नहीं भी दिखाऊंगा तो भी बात बन जाएगा। ठीक है ना, ये तो छोटी बात है। अब हमसे पूछा क्या है इसमें, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ पूछा है वर्क डन बाय द टेबल बताइए। तो टेबल के कारण वर्क डन बॉल पे कितना हुआ है, जरा ध्यान से देखो। तो पहले टेबल ने बॉल पे कितना फोर्स लगाया है, तो टेबल और बॉल का कांटेक्ट है, तो इस कांटेक्ट के कारण एक कांटेक्ट फोर्स आएगा, उस कांटेक्ट फोर्स को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो ये जो आपका ये जो देख रहे हो ना, टेबल इस बॉल पे क्या करेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो नॉर्मल फोर्स लगा इधर की ओर और बॉल किधर जा रहा है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की ओर है। तो ध्यान से अगर देखोगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री आ जाने के कारण यहाँ भी वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। एनी डाउट, आई होप कि कोई डाउट आपको ना हो, नहीं होगा भी। ठीक है ना, क्योंकि हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि वर्क डन बाय द टेबल ऑन द बॉल, तो टेबल बॉल पे सिर्फ एक नॉर्मल फोर्स ही लगा सकता है जो इसने लगाया है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, डाउनवर्ड या अलोंग द टेबल। ठीक है ना, या अलोंग द इंक्लाइन है। तो एंगल हो गया 90 डिग्री, इसलिए वर्क डन 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7।
7 को ध्यान से देखो। अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i प्लस जे न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 2i प्लस के मीटर टू पोजीशन इतना इतना इतना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिले ना तो आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करो, ठीक है ना। फोर्स कितना दे रखा है, हाँ जी आंख बंद करके ही होगा, इस सब में कोई ज़्यादा वो नहीं है कि एकदम सोचे जा रहे हो। 3i प्लस जे, फोर्स कितना दे रखा है 3i प्लस जे, ठीक है ना। मास दे रखा है बट इस मास का अपने को कोई काम उम नहीं है, दे रखा है तो लिख दो। पार्टिकल का पोजीशन देखो, सिंपल से आता है, पहले पार्टिकल कहीं यहाँ रहा होगा, इस पे क्या लगा फोर्स लगा तो ये पार्टिकल मूव करके कहीं यहाँ आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या पार्टिकल का वेक्टर के फॉर्म में पोजीशन दे रखा है, मतलब कोऑर्डिनेट भी मान सकते हो, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट दे रखा है और कोऑर्डिनेट को हम वेक्टर के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। पोजीशन कहाँ से कहाँ, 2i प्लस के से लेकर 4i प्लस 3j माइनस के। पोजीशन इस तरीके का है। हमसे पूछ लिया वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल, ये फोर्स पार्टिकल पे कितना वर्क लगा रहा होगा। चलो वर्क डन के लिए क्या करते हैं, ऐसे वाले केस में फोर्स डॉट डी आर, मतलब डेल्टा आर कर दो। डेल्टा आर क्यों, क्योंकि ए जो आपको गिवन है ये है R1 और ए वाला जो आपको गिवन है ये क्या है R2, क्योंकि इसमें बोला है ना पोजीशन गिवन है। तो यहाँ से डेल आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे। तो R2 माइनस R1 करो, 4i में से 2i गया तो 2i बच गया, 3j में से 0 गया तो प्लस का 3j बच गया, क्योंकि R1 में j का कोई कंपोनेंट है ही नहीं। एंड माइनस के हो गया तो माइनस का 2k, तो ये हो गया आपके पास डेल आर। और फोर्स ऑलरेडी इतना दे ही रखा है, तो वर्क डन कितना कर देंगे यहाँ से F डॉट डी आर। तो लिखो 3i प्लस जे, ये तो हो गया फोर्स, एंड डॉट किसका 2i प्लस 3j माइनस का 2k। यहाँ से अगर वर्क डन हम निकाल देंगे तो i का फिर से i के साथ, तो 3 इंटू 2 6, j का j के साथ प्लस 3, k तो है ही नहीं तो k वाला 0 हो जाएगा। तो आवर आंसर इज 9 जूल, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अ बॉय पुशेस अ टॉय बॉक्स 2 meter along the floor by means of a force 10 Newton directed downwards at an angle of 60 degree to the horizontal, the work done by the boy। ओके आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि कोई भी लड़का है तो उसने क्या किया कि लेट सपोज ये कोई क्या है टॉय बॉक्स है, टॉय बॉक्स को इसने कितना मीटर डिस्प्लेस किया है 2 मीटर किया है। मतलब ए था x इक्वल टू 0 तो यहाँ x इक्वल टू 2, और इस पे फोर्स वेरिएबल लग रहा है क्या, वेरिएबल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर वेरिएबल फोर्स होता तो हमें इंटीग्रेशन करना होता, बट यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। और इनफैक्ट कांस्टेंट फोर्स को ध्यान से देखो तो क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट से 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ। तो मैं मान लूँ कि फोर्स इधर कहीं इधर लग रहा है, और फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इधर है फोर्स इधर है, इसके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, आराम से हम अच्छे से जानते हैं एफ एस कॉस 60। एस की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 0 तो 2, ठीक है ना। फोर्स कितना 10 इंटू 2 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, 2 से 2 गया तो बच गया 10 जूल। तो वर्क डन अपने पास कितना आ गया 10 जूल। 10 जूल इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है ना। मतलब किसी बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा है तो बॉडी कितना मूव कर रहा है 10 मीटर। इफ द वर्क डन इज 25 जूल, द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी। कुछ नहीं, फर्जी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। बोला है फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 10 मीटर, ठीक है ना। और बोला है वर्क डन कितना है 25 जूल है। तो आपसे पूछा एंगल बताओ, एंगल किसके बीच में हो सकता है, एंगल हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अभी तो ये वाला किया देखो एफ एस ये वाला, ठीक है ना। यहाँ वर्क, यहाँ पे क्या था ये तीनों था, वर्क डन निकालना था। अभी 9 में क्या है वर्क डन और एफ और एस दे रखा है, कॉस थीटा निकालना है। वर्क डन कितना है 25, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, हाँ।
यहाँ पे मैं अच्छे से वर्क डन इक्वल टू कितना लिख दूँ, ऐसे लिख सकता हूँ एफ एस कॉस थीटा। आपसे एंगल ही तो पूछा, वर्क डन कितना है 25, फोर्स कितना है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट ठीक हटाओ यार, 5 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 25/50, बोले तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 हो गया, 1/2। कॉस थीटा 1/2 कहाँ होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है तो देख लो 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स F इक्वल टू सी एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x1, द वर्क डन इन द प्रोसेस। ठीक है, फोर्स कितना दे रखा है आपको, सी एक्स है। अच्छा, सी बोले तो कांस्टेंट, एक्स बोले तो वेरिएबल, मतलब यहाँ पे फोर्स कौन सा है, वेरिएबल है। ठीक है, लेट सपोज ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे मैं कह रहा हूँ कि सी एक्स फोर्स लग रहा है, और ये पार्टिकल कहाँ से x इक्वल टू 0 से ऐसे मूव करता 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 कहीं ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा है x इक्वल टू x1 पे। ठीक है ना, तो इस पूरे प्रोसेस में इस फोर्स के कारण कितना वर्क डन हुआ है वो पूछा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन के लिए क्या कर सकते हैं, एफ डॉट डी एक्स। ठीक है ना, एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि फोर्स क्या है ना एक्स, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे चीज़ें आगे बढ़ते जा रही है। कहाँ से कहाँ करना है, 0 टू x1, डन। तो 0 टू x1 में फोर्स कितना है, सी एक्स टी एक्स। तो हमने क्या करनी है, सी को बाहर निकालना, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 0 से लेके x1 तक। आंसर देखोगे तो पहले x की जगह पे x1 पुट करूँगा, सी x1² माइनस का तो 0, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, CX1²/2, ऑप्शन नंबर बी, हाफ CX1। लिखने का तरीका है, हाफ को 1/2 को बाहर कर दिया है एंड CX1², अपना भी वही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखो। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द टूल बाई F if this displacement is along the straight line y equal to x that connects these 2 points। ओके, एक क्वेश्चन तो क्योंकि यहाँ बोला है कनेक्ट दिस 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा होगा उसी का बात करना है। कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है ना, कोई 2 पॉइंट है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x1। 11 में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन रहा होगा, बट यहाँ पे डाटा मिसिंग है, तो ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, इस क्वेश्चन को छोड़ो। ठीक है ना, क्योंकि डाटा ही नहीं है, कौन सा 2 पॉइंट देगा तब ना हम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द टूल बाई F इफ द टूल इज फर्स्ट मूव्ड आउट along the x axis to the point x इक्वल टू 3 मीटर एंड y एंड मूव पैरेलल इतना। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है। अब इसमें क्या किया है, कोऑर्डिनेट दिया है और इसका फोर्स नहीं दिया है, तो ये भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। 11 एंड 12 बोथ आर द इनकम्प्लीट क्वेश्चन, डाटा मिसिंग है, तो इसको छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन को 13 जैसे क्वेश्चन 13 या 14 ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। मतलब क्वेश्चन देखा नहीं कि सीधा आंसर निकाल डालो। क्यों, ग्राफ वाले क्वेश्चन है, और ग्राफ वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं, क्योंकि वर्कडन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा उसका एरिया ही क्या देता है, वर्कडन देता है। चलो 13 को देखो, अ फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज इतना इतना डिस्टेंस x है सोन हेयर, द फोर्स इज इन न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 टू x। सब कुछ तो यहाँ दे ही रखा है, क्या ही बोलूँ मैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से देखो, ऐसा है एंड ऐसा, ये आपका ओरिजिन है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है ना, ए वाला जो है यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट इसका 3 है, तो दैट मीन्स यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, 5 है और ये 6 है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि आपको 0 से लेके 6 के बीच में ही पूछा है, तो 0 से 6 के बीच में क्या ही है। देखो कभी भी वर्क डन पूछ दे और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दे, तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ। किसका एरिया, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ
गिव्स यू व्हाट, गिव्स यू द वर्क डन। तो एफ एक्स ग्राफ का एरिया कैसे निकालेंगे, हमको 0 से 6 तक पूछा है ना, तो ये पूरा का पूरा ये सब के सब क्या है, एरिया निकलेंगे। एरिया को ध्यान से देखोगे तो ए वाला जो सेगमेंट है वो किसका एरिया बताएगा, स्क्वायर का, ठीक है ना, और ए वाला किसका बताएगा, ट्रायंगल का। तो आप दोनों अलग अलग निकालो, या तो ट्रेपीजियम भी दिखता है, या तो आप इसका ट्रेपीजियम का फार्मूला याद हो तो ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाओ, अगर ट्रेपीजियम का फार्मूला याद नहीं है तो दोनों का अलग अलग निकालो। ये पहले स्क्वायर का अपन निकाल लें, इस स्क्वायर का कितना हो जाएगा 3 × 3 प्लस ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का हाफ, बेस कितना है रेक्टेंगल का 3, हाइट कितना है 3, तो 3 3 जा 9 प्लस 9/2, 9/2 कितना था 4.5, तो 9 + 4.5 इज व्हाट 13.5 इज आर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डन, ओके। अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ देता 3 to x = 3 to x = 6 के बीच में वर्क डन बताइए, तो फिर क्या करते हैं, ये पूरा ग्राफ का एरिया नहीं निकालते, ओनली ट्रायंगल का एरिया निकालते, और ट्रायंगल का एरिया कितना आया था 4.5 आया था, तो अपना आंसर 4.5 हो जाता, ठीक है ना, ओके। पूछ देता इसमें कभी 0 से लेके 3 के बीच का निकालो, तो 0 से 3 में कैसा ग्राफ बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है 3 × 3, तो 9 आंसर हो जाता। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखो। अ पार्टिकल मूव्स, ये भी जहाँ भी ग्राफ दे देना बस क्या ही क्वेश्चन पढ़ने का यार, लेकिन पढ़ लो। अ पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स दैट वेरीज विद द distance traveled by the particle as shown in the figure. The kinetic energy of the particle after it has traveled 3 मीटर। देखो पूछा वही है, थोड़ा सा एक अलग चीज़ करके पूछ दिया है, ध्यान से देखिए। वर्क डन के बारे में 2-3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और इसका एक फार्मूला हम ऐसे भी लिखते हैं Fs cos थीटा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आपको थोड़ा सा वर्क डन के बारे में बता रहा हूँ। एंड वर्क डन कब होगा, जब कोई फोर्स होगा, तो इसीलिए एक चीज़ और हम बोलते हैं वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। कितने फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन जितने भी फोर्सेस होंगे सारे फोर्स के कारण, ऑल द फोर्सेस में क्या, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों आता है। अब यहाँ पे कोई एक फोर्स दे रखा है, तो जब ये फोर्स दे रखा है तो इस फोर्स के कारण भी वर्क डन क्या हो जाएगा, KF - KI। डन। इनिशियल और फाइनल का मतलब क्या है, ग्राफ को देख के पता चल जाएगा। देखो ग्राफ में स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे तो ओरिजिन से फोर्स में ऊपर की ओर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी 1 2 3 आगे की ओर जा रहा है, तो मतलब ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है ना। 3 मीटर के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो पूछा है, तो 3 मीटर का मतलब क्या ही है, जरा ध्यान से देखो। ग्राफ कुछ ऐसा है एंड ऐसा है, ठीक है, ठीक है। ए आपका 2, यहाँ जाएगा 1, ए है 3, ए वाला पोर्शन अपना है 2 1 एंड 3। तो आपसे क्या पूछा 3 के बाद, ये है आपका एक्स और ये है फोर्स एक्सिस, ठीक है ना। तो 3 के बाद मतलब यहीं पे ना, यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है तो 100 पूछा है, यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है 100 पूछा है। इनिशियल में कितना होगा सबको पता है, इनिशियल में क्या ही हो सकता है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो हम ½ mv² से काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम वर्क डन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। चलो देखते हैं। और क्योंकि ओरिजिन है, ओरिजिन पे फोर्स भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो यहाँ पे एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी 0 ही होगा, ठीक है ना। चलो तो इस ग्राफ में ध्यान से देखोगे तो वर्क डन जो निकलेगा इस फोर्स के कारण, ये पूरा का पूरा एरिया ही निकलेगा। डन, ये पूरा का पूरा एरिया निकलने वाला अपने पास, ठीक है। अगर एरिया निकल रहा है तो फिर से ट्रेपीजियम ही दिख रहा है। अगर ट्रेपीजियम का जानते हो तो ट्रेपीजियम करो, और नहीं तो अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग। हमने इससे पहले वाले में अलग अलग किया था, इसमें आपको ट्रेपीजियम से दिखाते हैं। तो ट्रेपीजियम से एरिया कैसे कर देंगे, ध्यान से देखो।
तो वर्क डन इस पूरे डायग्राम में इस जीरो से लेके पूरा जब एरिया हमने कवर किया है, पूरा का पूरा एरिया जो कवर किया है पूरा का पूरा, इसमें कैसे करेंगे सुनो। ट्रेपीजियम आप यहीं तक दिखा सकते हो, थोड़ा अच्छे से देखो। एक मिनट, हाँ, ए वाला जो ग्राफ है या ए जो शेप आपको दिख रहा है, ए ट्रेपीजियम हो जाएगा और ए वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 2 प्लस इस ट्रेपीजियम का, अगर किसी को ट्रेपीजियम का नहीं याद है फिर भी मैं बता सकता हूँ कि आप इसको ऐसे कर दो। तो ट्रेपीजियम किसका कॉम्बिनेशन होता है, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल का। नहीं तो ट्रेपीजियम का याद है, ट्रेपीजियम लिखो। ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 समेशन ऑफ पैरेलल साइड और डिफरेंस हो जाता है ए इसके हाइट का। ध्यान से देखो, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 1/2 3 + 2 × 3 - 2। डन, कोई दिक्कत। 3 - 2 क्या है, ये क्या हो जाएगा, यही डिस्टेंस है ना, ये 3 - 2 है। और 3 + 2 क्या होता है, पैरेलल साइड। ये कितना है 2 मीटर और ये कितना है 3 मीटर, ठीक है ना। लो इसको कर दो कैलकुलेट, इसका हो जाएगा 4 ½ 3 + 2 कितना है 5, 3 में से 2 गया तो 1, तो 5/2 होता है 2.5, तो 4 + 2.5 इज द 6.5। सो 6.5 जूल वर्क डन आ गया। इतना वर्क डन तो इस पूरे एरिया का आया है। और ये पूरा एरिया कहाँ से x = 0 से लेके x = 3 तक। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि दिस वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। अच्छा, काइनेटिक फाइनल कहाँ पे होगा, एट x = 3 पे। अच्छा, काइनेटिक इनिशियल कहाँ होगा, एट x = 0 पे। तो एट x = 0 पे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, ठीक है ना। तो उस वजह से वहाँ का काइनेटिक एनर्जी भी 0 ही है, क्योंकि मोशन ही नहीं ना, तो वेलोसिटी भी 0 है, आप ऐसे भी सोच लो। चलो, तो जो भी वर्क डन होगा वो सारा का सारा काइनेटिक फाइनल के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि इसका तो 0 ही हो गया। ओके, वर्क डन कितना आया था 6.5। अपने पास वर्क डन कितना है 6। अपने से काइनेटिक एनर्जी तो पूछा है, तो लो काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है 6.5 जूल, ठीक है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ए वेक्टर कोई भी दे रखा है, क्या है ए वेक्टर की वैल्यू a cos थीटा i प्लस a sin थीटा j, ठीक है। एंड अनदर वेक्टर b है, वो b क्या है, नॉर्मल है, और आपसे b वेक्टर ही शायद पूछा है। हाँ, b वेक्टर ही आपसे पूछ लिया, मतलब सीधा सा बात है, a वेक्टर परपेंडिकुलर टू द b वेक्टर। कभी भी वेक्टर में भी ये चीज़ें मैंने बताई है, अभी बता रहा हूँ कि कभी भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, आराम से एक काम कर दो, क्या, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, 0 हो जाता है। बस देख लो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कोई है ऐसा जो 0 देगा, चेक करो। चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो ना, हम तो कहते हैं ऑप्शन से ही खेलो, का है फालतू में इतना टाइम वेस्ट करने का। ए आई कॉस थीटा है, जे साइन थीटा है। ऑप्शन नंबर ए को देखो, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, आई का आई के साथ ही करना है ना, तो अगर आई का आई के साथ करोगे तो ए बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 0 नहीं हो पाया। बी में देखो ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर बी को देखोगे, ए डॉट बी अगर हम कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, ए भी नहीं आएगा, ए भी नहीं, ठीक। ए बी भी कॉमन ले लोगे तो इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो ए बी का ए भी रहेगा। जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान से सुनना है। चलो सी को चेक करो, सी को चेक किया तो ए कॉस थीटा आई कैप डॉट बी साइन थीटा, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, जरा देखो तो क्या मेरा कुछ यहाँ पे 0 पॉसिबल है क्या। मैं सी वाले ऑप्शन को देख रहा हूँ अभी, तो ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड जे वाला को जे के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस का अगेन ए बी साइन इंटू कॉस। लो हाँ हो गया, एस से साइन सी से कॉस, तो लो आपस में सब कट गए तो 0। दैट मीन्स योर आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी वेक्टर क्या हो गया, बी वेक्टर अपने पास क्या बन के आ गया,
बी साइन थीटा आई वेक्टर माइनस बी कॉस थीटा जे वेक्टर। ठीक है ना? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। अरे यार, ऐसा तो छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन है। ए वेक्टर कितना है? 4i प्लस 3j। बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i प्लस 4j। आपसे पूछा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए प्लस बी। कोई बात नहीं, ए और ए प्लस बी के बीच में एंगल पूछा है, तो दैट मीन्स ए प्लस बी भी एक टाइप का वेक्टर ही होगा। तो लो, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर ही लो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 7i प्लस 4 प्लस 7j। चलो, इसको मैं कोई पी वेक्टर मान लेता हूँ। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एंगल बिटवीन, थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर पी। कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखो, ए डॉट पी करूँगा, कभी भी एंगल निकालना हो हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज किया करो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ही क्या होता है? ए बी कॉस थीटा आता है। तो ए पी, यहाँ पे पी है तो पी को ले रहे हैं कॉस थीटा, और यही कॉस थीटा तो आपको निकालना है। ठीक है, चलो, अगर ए डॉट पी करोगे आप तो 4i प्लस 3j डॉट पी कितना है? पी कहाँ गया अपना? हाँ, ए है 7i प्लस 7j इक्वल टू, चलो ए का मॉड जरा देखो तो, ए का मॉड बोले तो ए का मैग्नीट्यूड जरा देखो तो 4 और 3 का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 5 ही होता है। तो मैं यहाँ से लिख भी देता हूँ, क्या ही लिखूँ यहाँ पे, लो, ए का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 5। अगर पी का मैग्नीट्यूड देखोगे तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 98। ये आपका 98। ठीक है, ओके। चलो, ये दोनों आपको अपने कहाँ पे यूज करना है? इक्वेशन नंबर 1 में यूज करना है। क्या? इक्वल टू ए कितना था? 5, पी कितना है? रूट अंडर 98 इंटू कॉस थीटा में लिख सकता हूँ ना, बस ए कॉस थीटा तो निकालना है। सब समझ आ गया ना? मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, चलो, पहले इसका LHS में डॉट प्रोडक्ट कर लो। 4 इंटू 7 कितना होता है? 28 प्लस 3 इंटू 7 कितना होता है? 21 इक्वल टू 5 रूट अंडर 98। अच्छा, 98 को थोड़ा सा कुछ हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे लिखूँ मैं 98 को? 98 अगर मुझे लिखना भी होगा तो 98 को क्या 2 इंटू 49 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू कॉस थीटा। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है, 28 प्लस 21 कितना होता है? 8 और 1 9 2 2 4, लो 5। मैंने इसको 98 को क्यों ऐसे अलग अलग एक्सपेंड किया है? क्योंकि 49 अगर रूट अंडर है तो रूट अंडर 49 की वैल्यू कितनी बाहर निकल के 7 हो जाएगी। पक्का? 7 का स्क्वायर ही 49 होता है, अंदर बच जाएगा 2, यहाँ पे हो गया कॉस थीटा। तो 7 से इसको काटो 7 टाइम्स, डन। सो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? कॉस थीटा इक्वल टू 7/5 रूट 2। ठीक है ना? 7/5 रूट 2। तो देख लो 16 का ऑप्शन क्या है? बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज बीइंग नॉट डन। ओके, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कहाँ पे वर्क नहीं हुआ है। चलो 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखो, लिफ्टिंग अ लोड फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट रखी गई है और कोई यहाँ पे एक बालक है, ये बालक हाथ से पकड़ के क्या करता है? इसको उठा के यहाँ तक लाता है। तो बिल्कुल इसने पकड़ के ऊपर लाया तो फोर्स तो लगा ही लगाया, और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ है, तो दैट मीन्स कि बालक ने इस बॉल पे या इस ऑब्जेक्ट पे काम किया है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम वर्क डन बोलेंगे कि होगा। क्यों होगा? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है। चलो ऑप्शन नंबर बी को चेक करो। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है? स्टैंडिंग विद अ बास्केट ऑफ फ्रूट ऑन द हेड, मतलब कोई इंसान है, ये अपने हेड पे, मुंडी पे क्या करा है?
छोटे 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 फ्रूट्स का बास्केट रखा है और बास्केट रख के खड़ा है, बोला ना स्टैंडिंग विद अ बास्केट। वो इंसान अपने मुंडी पे, अपने हेड पे बास्केट रख के खड़ा है। तो भाई बास्केट रख के खड़ा है तो उसके हेड और बास्केट के बीच में कांटेक्ट है, तो इस कांटेक्ट के कारण एक कांटेक्ट फोर्स आएगा जो कि नॉर्मल फोर्स होगा। दैट मीन्स कि ये बालक जो है बास्केट पे एक फोर्स लगा तो रहा है, ठीक है ना, फोर्स लगा तो रहा है, मतलब फोर्स तो है, लेकिन वो इंसान खड़ा ही है, बास्केट को हाथ से नहीं नीचे डाल रहा है नहीं इधर उधर कर रहा है। दैट मीन्स कि बास्केट तो आराम से स्टेशनरी कंडीशन में है, मतलब बास्केट का डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। तो बास्केट का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बास्केट पे ओनली फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट है नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण वर्क डन जीरो हो जाएगा, खत्म। तो दैट मीन्स कि अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, वर्क डन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ए सी डी में हो रहा होगा। देखो सी को चेक करो, स्ट्रेचिंग स्प्रिंग, बिल्कुल स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो वर्क डन तो होता ही होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखो इसको भी। लेट सपोज ए कोई स्प्रिंग है, ठीक है ना, आपने पकड़ के क्या किया है, आपने पकड़ के इस पॉइंट को पकड़ के इधर खींच दिया, ठीक है ना, इधर खींच दिया। इधर खींचने से क्या होता है कि स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट इधर आ गया। अगर स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट इधर आता है तो आपके कारण स्प्रिंग पे लगाया गया फोर्स एफ है जो कि डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में, तो वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए। लेकिन अगर स्प्रिंग फोर्स के कारण अगर मैं वर्क डन पूछूं तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है, पीछे लगता है, जिसको एफ एस से नाम देता हूँ। स्प्रिंग फोर्स पीछे क्यों लगता है, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा स्प्रिंग फोर्स जस्ट उसके अपोजिट लगता है, ठीक है ना, इसलिए इसमें होगा।